बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स सेक्शन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। तो रोशनियों का शहर कराची, यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सज चुका है। जनूबी अफ्रीकी टीम के तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है ये। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने कराची में तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मगर आज की जनाब सबसे बड़ी खबर है मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट से वापसी की। जी हाँ, फास्ट बॉलर रिटायरमेंट वापस लेने को तैयार हो गए हैं। उनके फैंस के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, मगर वो ये सब कैसे करेंगे ये आपको बताएंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आपको इससे पहले ये भी बता दूं कि मिसबाह उल हक और वकार यूनुस और मोहम्मद आमिर, इनके दरमियान मामलात ख़राब कैसे हुए। तो जनाब, बात सीधी सादी है कि हेड कोच और बॉलिंग कोच ने आमिर की टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट पर इशू बनाया। आमिर को जब पहली बार ड्रॉप किया गया तो मिसबाह उल हक ने कहा कि पीसीबी एक खिलाड़ी पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, मगर जब उस खिलाड़ी की बारी आती है तो वो बदले में कुछ नहीं करता। वकार यूनुस ने कुछ इस तरह का बयान दिया था कि मोहम्मद आमिर ने वर्क लोड की वजह से टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ी। अगर ऐसा ही था तो वो लीग्स क्यों खेल रहे हैं। इन बयानात के बाद दोनों कोचेज़ और मोहम्मद आमिर आमने सामने आए। मोहम्मद आमिर ने समा पर रिटायरमेंट का ऐलान किया और वजह मिसबाह उल हक और वकार यूनुस का सलूक बताया, जिसके बाद दोनों कोचेस फिर सामने आए और आमिर को ड्रॉप करने की वजह बुरी फॉर्म बताई। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस पहले क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। फिर मोहम्मद आमिर का तहलका खेज इंटरव्यू दिखाएंगे जहां वो अपनी रिटायरमेंट के हवाले से अहम ऐलान करने वाले हैं। आप जिन लड़कों को इतना इन्वेस्ट करते हैं और जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि जब प्रेफरेंस मुल्क को देनी चाहिए, उस वक्त आप छोड़ के इधर उधर जाएं, तो मेरे ख्याल में ये कुछ सही तरीका नहीं है। आप एक अगेंस्ट सिंपल रीज़न दी थी कि क्योंकि हमने स्नैन को खिलाना है, हमने हारिस रऊफ को खिलाना है और इन यंगस्टर्स को खिलाने की वजह से हम आमिर को इस सीरीज़ में कंसिडर नहीं कर रहे। जो आपकी पेस है 87-88 पे आप बॉल कर सकते हो, अगर आप 81-82 पे बॉल करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे लिए बड़ा, हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इट वाज सिंपली ऑन परफॉर्मेंस। आमिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई वर्कलोड की वजह से वो बाहर हुए हैं या वो आपने कहा कि शायद क्रिकेट छोड़ गए हैं। मेरा नहीं ख्याल। अभी मैंने उनको देख रहा था कि वो किसी लीग में खेल रहे थे। वाइट बॉल में इज प्लेइंग इन वन ऑफ द लीग, सो उसमें उनका कोई इशू नहीं है कि वो इसलिए हुए कि वर्कलोड की वजह से वो क्रिकेट छोड़ा उन्होंने। अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारे बयानात दिए, मैं तो उन बंदों में से हूँ जो उसका एडवोकेट किया था कि उसको वापस आना चाहिए, और मैं सबसे लड़ा भी था इस मामले में। नजम सेठी साहब से भी मैं लड़ा था कि नहीं आना चाहिए। लड़कों से भी मैंने बात की थी। मुस्तकबिल के बारे में तो कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स कि प्लेयर अपने आप को कैसे प्रूव करता है। इज़ प्लेइंग इन PSL, श्रीलंकन प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं और कमिंग टूर्स में आप देखते हैं टीम की नीड की क्या है और कि क्या फॉर्म चल रही है एक प्लेयर की। कभी भी किसी का एंड नहीं होता जब तक वो क्रिकेट खेल रहा है। सो आप पिक करते हैं प्लेयर्स को टीम की ज़रूरत पे, उसकी करंट फॉर्म पे। तो आपने सुना मिसबाह उल हक का मौक़िफ़ और साथ में आपने वकार यूनुस का मौक़िफ़ भी सुना। वकार यूनुस ये कह रहे हैं कि मैं तो उन लोगों में शामिल हूँ जो इस बात के हामी थे कि मोहम्मद आमिर को दोबारा कम बैक करना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि मोहम्मद आमिर मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के सख्त खिलाफ हो गए हैं। मोहम्मद आमिर ने जब से रिटायरमेंट का ऐलान किया है उसके बाद से कयास आराइयाँ जारी हैं कि आया आमिर अपना फ़ैसला वापस लेंगे या नहीं। कई साबिक़ खिलाड़ी उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि वो अपना फ़ैसला वापस ले लें। तो जनाब, खैर ख्वाहों की राय अपनी जगह, मगर हतमी फ़ैसला करना है आमिर ने। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के बयानात पर लाहौर में हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा ने मोहम्मद आमिर से तहलका खेज़ इंटरव्यू किया है। आइए आपको वो इंटरव्यू दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू आया समा टीवी पर और जिस तरह उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसके बाद से कयास आराइयाँ शुरू हो चुकी थी मिसबाह उल हक की जानिब से, वकार यूनुस की जानिब से और बाबर आजम की जानिब से कि उनके साथ कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मोहम्मद आमिर जो है उनका एग्ज़िट अच्छे तरीके से नहीं हो सका। मोहम्मद आमिर से पूछते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। मोहम्मद आमिर, ये बताएं कि मिसबाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाबर ने की, फिर उसके बाद वकार यूनुस ने की। तीनों से हमने एक ही सवाल पूछा कि मोहम्मद आमिर ये आपसे सेटिस्फाई नहीं थे, उनके ज़हनी सुकून नहीं था, उनके मुतमईन नहीं थे आपकी मैनेजमेंट से, आपकी सिचुएशन से, आपके फैसलों से। देखिए, जो मेरा स्टांस था उन्होंने जवाब ही डिफरेंट दी। शायद या उनसे किसी ने सवाल गलत किया या उन्होंने जवाब गलत दिया। मेरा स्टांस
ये नहीं था कि मैं ड्रॉप हुआ और मैंने क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी है। मैंने उनके माइंडसेट की बात की थी, जिस तरह वो प्लेयरों को ट्रीट कर रहे हैं। ट्रीट करने में और ड्रॉप होने में दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि जी जिस तरह वो ट्रीट करते हैं प्लेयर्स को। मेरा उनसे सवाल है, जब आप दिसंबर से मेरे बारे में बोलते जा रहे हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहा, वर्कलोड की वजह से तो क्रिकेट नहीं छोड़ी, उसने तो पाकिस्तान को डिच कर दिया, तो ये वर्ड्स फिर क्या कहते हैं, मुझे दिल की तकलीफ़ नहीं हो रही होगी? यही वर्ड्स मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। फिर वो चीज़ें जब आप बोल रहे हो तो समझो वो आपके दिल में है। जब वो आपने वो चीज़ें बोली और मुझे साइड लाइन करने की कोशिश की, आप लोगों ने मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला, आप लोगों ने कहा जी हम उन्हीं प्लेयरों को प्रेफर करें जो तीनों फॉर्मेट में के लिए अवेलेबल है। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे प्लेयरों को मिला जो एक फॉर्मेट खेल रहे थे। मैं चुप कर गया, मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद भी मैंने अवेलेबिलिटी रखी, मैं खेलता रहा। फिर परफॉर्मेंस की तो मैंने बात ही नहीं की थी। मैंने इसी चीज़ों से कि यार ये मेरे माइंडसेट को ख़राब कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, इंग्लैंड में सीरीज़ हुई तो बताए बगैर मुझे पुराना बॉल करवा रहे। मैं प्रैक्टिस में नया बॉल कर रहा हूँ और मैच में जा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है जी मैं तीसरा से चौथा ओवर कर रहा हूँ। तो एक नए बॉल का बॉलर, उसको पता ही नहीं अंदर जाके कि जी इसने पुराना बॉल करना है या नया बॉल करना है। तो ये क्या माइंडसेट है? या तो उनको पता नहीं है या फिर जानबूझ के प्लेयर को ख़राब करने की कोशिश कर रही है कि एक प्लेयर को स्ट्रेंथ से हटा के उसको पता भी नहीं, हाँ ठीक है, एज अ पाकिस्तानी, एज अ प्लेयर, हमारा एज अ प्रोफेशनल हमारा काम बनता है कि टीम की जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ पे डिलीवर करो, लेकिन प्लान पता होना चाहिए। अब ग्राउंड में जाके बंदा को पता ही नहीं है कि यार उसने नया बॉल करना है या पुराना बॉल करना है, या तो वो जान के कर रहे थे तो या उनको पता ही नहीं है फिर मैनेजमेंट का। तो ये चीज़ें फिर आपको मेंटली टॉर्चर करती हैं। सबसे पहले तो 2 दिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, उसके इतने क्रूशल मैचेस हो रहे हैं और वो प्रेशर वाले मैचेस हो रहे हैं और 2 दिन पहले टीम अनाउंस कर दी। अब ये कोई आईसीसी का वर्ल्ड कप तो था नहीं कि उनको लिस्ट भेजनी थी और ये होना था वो होना था। 2 दिन का वेट करना था, 13 और 14 को मैच था, ठीक है। तो आपने वो कर दी, हम चुप कर गए। फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं जाके श्रीलंका लीग खेलता, ठीक। मैं वहाँ पे जाके खेला, अल्लाह ने परफॉर्म भी कराना, सब ने देखा, मेरा रिदम भी अच्छा नज़र आया, स्विंग भी हुआ, आउट भी हुए। और तो वहाँ पे न्यूजीलैंड में एक मीडिया टॉक होती है आपके बॉलिंग कोच साहब की, तो वो उनसे सवाल शाहीन के वर्कलोड का होता है, तो वो आमिर पे आ जाते हैं। नहीं, आमिर ने तो टेस्ट क्रिकेट तो वर्कलोड की वजह से तो नहीं छोड़ी, वो तो खेलना ही नहीं चाहता। तो जब आपकी मैनेजमेंट आपके बारे में ये माइंडसेट रखती है तो एज अ प्लेयर आप क्या सोचोगे कि यार ये तो मुझे तो ना तो ये पसंद करे ना तो ये चाहते कि मैं टीम में रहूँ, क्योंकि ये एक पर्सनल राय बना चुके हैं मेरे बारे में। जब उनको पता ही नहीं कि मेरी इंजरीज़ क्या हैं, या एज अ मुस्लिम हम किसी के बारे में कैसे एक बात प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी नीयत को कैसे जान सकते हैं? आप नहीं जान सकते, ठीक है। आप जब तक अपने आँखों से कानों से चीज़ देखते नहीं, सुनते नहीं, आप ये कैसे बात कर सकते हो? और आप एक सिस्टम में, और पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में हो, कोई क्लब के सिस्टम में तो हो नहीं कि आप मीडिया में बैठ के ये कह रहे हो नहीं जी उसने तो वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी, वो तो टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेला। ये छोटी स्टेटमेंट नहीं थी, एक वो मैनेजमेंट के साथ जिस मैनेजमेंट में मैं खेलता हूँ, जिस सिस्टम में मैं खेल रहा हूँ, उस सिस्टम का बंदा ये माइंडसेट रखता है, तो आप उस माइंडसेट के साथ जाके ग्राउंड में कैसे खेल सकते हो आप, जब आपको पता है कि ये बंदा मेरे बारे में अजीब सी सोच रखता है या मेरे बारे में तो अच्छा ही नहीं सोचता। तो उस लिहाज से मैंने कहा था कि ये जो इनका माइंडसेट है ये मेंटली मुझे ख़राब कर रहे हैं, मैं नहीं खेल सकता, ये मेरा स्टांस है। अच्छा आमिर, वकार यूनुस ने कहा कि मेरा छोटे भाइयों की तरह, मेरा इसमें कोई ज़ाती कोई पर्सनल इशू नहीं है उनसे। वकार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मिसबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उनको, और मिसबा ने भी यही कहा कि दिल और दरवाजे दोनों खुले हैं, टीम के लिए भी दस्तयाब हों, वो परफॉर्म करे, परफॉर्मेंस को बार बार जो है वो देते रहे। और ऐसे मासूमाना अंदाज में उन्होंने जवाब दिए। वो कुछ और पिक्चर दिखा रहे हैं आपको, मैं कुछ बात और कर रहा हूँ। मैं परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस अल्लाह ने मेरे से पास्ट में बहुत करवाई है, ठीक है, वो अल्लाह करवा देता है मेरे से। बात ये है कि मैं परफॉर्मेंस की बात कर ही नहीं रहा, मैं परफॉर्मेंस की तो बात कर ही नहीं रहा। मुझे पता है फिर परफॉर्मेंस तो आपके 35 प्लेयरों में से ऐसे प्लेयर थे जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, जो सच बात है, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि इस तरफ वो आएंगे नहीं। क्योंकि अगर मैं फिर यही कह रहा हूँ ना कि विकी भाई वगैरह से जाके या अपने मिसबा भाई से जाके ये पूछ लें, फिर आप बार बार मीडिया में ये क्या तो असर दे रहे थे, हमें तो वही प्लेयर चाहिए जो तीनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबल है, हमें तो प्लेयर वही चाहिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हीं को दिया है, हम लेके भी उनको जा रहे हैं। फिर वो कह रहे जी मैंने टेस्ट क्रिकेट इसलिए नहीं छोड़ी, उसलिए छोड़ दी। तो ये क्या था फिर? मैं इन चीज़ों पे बात करूँ, परफॉर्मेंस पे नहीं कर रहा। मुझे भी पता है पाकिस्तान टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे कमबैक किए हुए, और मैं 5 साल टीम से बाहर रहा हूँ। 2010 से 2015 में बार बार कहता आया हूँ कि मैं 5 साल क्रिकेट नहीं खेला, और तब तो ये था कि मैं बॉल को हाथ भी नहीं लगा सकता था। तो तब अल्लाह ने मेरे अंदर सब्र रखा था। तो ये तो एक सीरीज़ की बात थी कि मैं जाके परफॉर्म करता और मैं टीम में आ जाता, ये तो कोई बात ही नहीं थी। आमिर, लंकन प्रीमियर लीग में भी हमने देखा आपका बॉल उसी तरह, जिस तरह शुरू में आपका बॉल स्विंग होता था और पेस भी 143 145 प्लस अब नज़र आने लग पड़ी।
तो स्पीड तो आ गई। नसीम शाह के बारे में अगर हम सवाल करते हैं या शाहीन शाह की स्पीड के बारे में सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि स्पीड मैटर नहीं करती, 20 विकेटें लेना मैटर करती हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पहले तो खुद एक पेज पे हो जाए। अब मैनेजमेंट का एक ये हाल है कि बॉलिंग कोच कुछ कह रहे हैं और बैटिंग कोच कुछ कह रहे हैं। देखिए पेस हर कोई 150 नहीं कर सकता। क्रिकेट में मुझे निकाल के दिखा देंगे कहाँ आए कि जो 4 के 4 बॉलर खेल रहे हैं वो 150 कर रहे हैं। ये शुएब अख्तर ब्रेटली थे जो आए और चले गए। देखिए नसीम गॉड गिफ्टेड है कि उसको अल्लाह ने पेस दी है। शहीन इज़ अ गुड बॉलर, अब्बास स्किलफुल बॉलर है। प्लेयर्स का तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है क्योंकि एक माइंड सेट बना दिया गया। जब आप ये कहते हैं ओ हमें तो 140 वाला चाहिए तो 150 वाला चाहिए, तो प्लेयर आजकल के जो नए प्लेयर आ रहे हैं वो स्किल की तरफ तो जा ही नहीं रहे ना। वो कहते हैं ओ मैं 140 कर दूं किसी तरह से, और 140 आप यहाँ पे तो कर दोगे, लेकिन जो बड़े प्लेयर जब आते हैं उनके लिए 140 मैटर नहीं करती, उनको 140 के साथ स्किल भी चाहिए। वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यहाँ पे एक माइंडसेट बना दिया है कि जी 140, लेकिन फिर 140 वो बात वही है कि फिर 140 के साथ 20 विकेट्स भी लेनी पड़ती है। आमिर मिसबा और वकार यूनुस को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैठा के आपके साथ मामला हल करवाता है तो अपनी रिटायरमेंट वापस लेंगे? डोंट थिंक सो ये मामला अब हल हो चुके हैं, क्योंकि देखिए एक दिन में तो माइंडसेट चेंज नहीं होता ना। और कैसे होगा मुझे तो नहीं लगता, ये वही बता सकते हैं। बट मेरा तो स्टांस ये है कि मुझे नहीं लगता कि उनका माइंडसेट चेंज होगा, और जो स्टांस लिया है मैंने उसी पे रहूँगा। अच्छा चलें, जो क्या सराहियाँ फैल रही हैं मिसबा उल हक को हटाने की, एंडी फ्लावर से रब्ता किया गया, वकार यूनुस की भी नौकरी खतरे में, क्योंकि जनूबी अफ्रीका जो सीरीज़ है उसके बाद मैटर करता है कि उनको रखना है या नहीं रखना। वो फिर दोबारा कमेटी का इजलास होगा। अगर उनको दोनों को हटाया जाता है तो मोहम्मद आमिर वापस आता है क्रिकेट में पाकिस्तान की? मैं बिल्कुल आऊँगा। मैं बल्कि बोर्ड को, आप जो चाह रहे थे ना कि बोर्ड आपके पास है, मैं बोर्ड को खुद बोलूँगा जाके कि मैं अवेलेबल हूँ। और मैं अपने आप को ये जो अवेलेबिलिटी होगी मैं ज़ाहिर रखूँगा। वो बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि बोर्ड मुझे रखता है कि नहीं रखता, लेकिन मैं अवेलेबल हूँ। हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़हन में आया है। प्लेयर्स के मैं नाम नहीं पूछता, आपको कभी किसी प्लेयर ने आके कहा हो, कुछ मतलब इरिटेशन हुई हो प्लेयर को कि यार मैं बहुत प्रेशर में हूँ और बड़ा प्रेशर से खेलता हूँ, मुझे सही तरह जिस तरह मैं अपना डिलीवर कर सकता हूँ ग्राउंड में जाके उस तरह मैं डिलीवर नहीं कर सकता इन दोनों कोचेस के होते हुए? देखिए हैं, लेकिन अब ये नहीं एक जंग छिड़ जाएगी, फिर कहेंगे कि पता नहीं इसने क्या एक नहीं, मैं नाम नहीं पूछता, वैसे मैं आपसे प्लेयर जो इस माइंडसेट के साथ जो है वो परेशान है। इवन उन्होंने आई थिंक बोर्ड से बात भी की हुई है, बताया भी हुआ है उन्होंने, जो हमारे इस सिस्टम को चलाने वाले होते हैं प्लेयर। देखें, लेकिन सम टाइम जो है आपको कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ये बिल्कुल एज अ क्रिकेटर हमें करनी चाहिए, लेकिन जब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं तो फिर आपको स्टेप लेना पड़ता है। तो मेरा स्टेप यही था कि भाई मैं इस चीज़ को और हैंडल नहीं कर सकता, बजाय कि मैं अपने आप को गंदा करूं या अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब करूं। तो ये मुझे साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे तो मैं खुद ही हो जाता हूँ। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि अगर मिसबा उल हक और वकार यूनुस की सीट खतरे में पड़ती है, उनको हटाया जाता है ओहदे से, तो वो बिल्कुल बोर्ड के पास जाएंगे और खुद रब्ता करेंगे कि पाकिस्तान टीम को सर्व करने के लिए अवेलेबल हूँ। और उनका ये भी मज़ीद एक इंकशाफ है कि टीम में लड़कों ने काफ़ी शिकायत के अंबार लगाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कि हेड कोच और वकार यूनुस जो बॉलिंग कोच हैं उनका रवैया बेहतर नहीं है। जी, तो सुना आपने कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लेने पर रजामंद हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर है, मिसबा और वकार जाते हैं तो रिटायरमेंट वापस लेने को तैयार हूं। मोहम्मद आमिर ने समा पर ये कर दिया है ऐलान, बोर्ड के पास खुद जाकर कहूंगा कि मैं दस्तयाब हूं। मोहम्मद आमिर ये भी कह रहे हैं कि कई खिलाड़ियों ने मिसबा और वकार के रवैये की शिकायत की है। बहुत से खिलाड़ी बोर्ड को दोनों की शिकायतें कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा तहलका खेज इंकशाफ किया है मोहम्मद आमिर ने। और सबसे बड़ी खबर जो समा अपने नाजरीन को दे रहा है स्पोर्ट्स सेक्शन में, हम आपको बता रहे हैं कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लेने पर रजामंद हो गए हैं। 28 साल उनकी उम्र है और 36 साल के ताबिश खान को भी अभी हमने देखा है, जिस पर कल भी हमने प्रोग्राम में बात की थी कि उनको टीम में शामिल किया गया। अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी उम्र बनती है, तकरीबन 8 साल और बनते हैं मोहम्मद आमिर के कि वो खेल सकते हैं और पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि मिसबा और वकार जाते हैं तो मैं रिटायरमेंट वापस लेने को तैयार हूं। इन दोनों की मौजूदगी में मैं बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो अब देखना यह है बोर्ड इसके ऊपर क्या करता है। आया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के बाद कोचेस तब्दील होते हैं या नहीं होते, तो इस बारे में अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन हमने आपको ये बता दिया है कि मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस लेने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। मगर क्या सिर्फ गलती मोहम्मद आमिर की है? बॉलिंग कोच वकार यूनुस पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा नहीं बने हैं। वो इससे पहले भी कई बार टीम मैनेजमेंट में आ चुके हैं। पहली बार वकार यूनुस को 2006 में बतौर बॉलिंग कोच रखा गया था, आपको याद दिला दूं।
15 साल गुजर जाने के बाद वो आज भी टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है, मगर बार बार फेल होने के बावजूद उन्हें क्यों लाया जाता है? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। बॉलिंग कोच वकार यूनुस कब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा बने रहे, इस सिलसिले में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। वकार यूनुस अपने वक्त के बड़े बॉलर थे, मगर कोचिंग के शोबे में अच्छे नताइज ना ला सके। वकार यूनुस को 2006 में पहली मर्तबा बॉलिंग कोच बनाया गया, मगर एक साल बाद ही ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 2009 में वकार यूनुस को बॉलिंग कोच के साथ फील्डिंग की जिम्मेदारी मिली। तीसरी बार बतौर हेड कोच पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, मगर 2011 के आलमी कप के बाद वो फिर मुस्ताफी हो गए। 2014 में चौथी मर्तबा पीसीबी के सेटअप में आए। इस बार भी खिलाड़ियों से इख्तलाफात और परफॉर्मेंस आड़े आई। आलमी कप और T20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन परफॉर्मेंस पर वकार यूनुस को ओहदे से हटा दिया गया। उस तरह के रिजल्ट्स ना आ सके जिस तरह के कौम को शायद तवक्को थी। थोड़ा सा अनफेयर ज़रूर कहूँगा क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी सी ज्यादती ज़रूर कर दी। 4 बार आजमाने के बाद 2019 में वकार यूनुस का 5वां दौर शुरू हुआ। इस बार वकार की पोस्ट बदली, मगर हालात ना बदले। खिलाड़ियों ने वही पुरानी शिकायतें की। तो एक तवील अरसा हो गया है वकार यूनुस टीम मैनेजमेंट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने मिसबा को भी फोकस करना है, उनके भी स्टैट्स देखने हैं कि वो किस कदर कामयाब रहे हैं, और उनका मवाजना भी हमने किया है एक इंटरनेशनल कोच के साथ कि आया वो कामयाब रहे हैं या फिर लोकल कोच कामयाब रहा है। तो एक रिपोर्ट मैंने तैयार की है, वो भी आपको दिखा देते हैं। मिसबाह उल हक की कोचिंग में कौमी टीम जीतना ही भूल गई। T20 में पाकिस्तानी टीम पहले नंबर पर थी और तकरीबन 2.5 साल नाकाबिले शिकस्त रही, मगर फिर मिसबाह उल हक कोच बन गए। T20 रैंकिंग में कौमी टीम पहले से 4थे नंबर पर चली गई। वनडे में पाकिस्तानी टीम 6ठे नंबर पर है और टेस्ट में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। कौमी टीम का है 7वां नंबर। मिसबाह उल हक की कोचिंग में टीम का ग्राफ मुसलसल नीचे आ रहा है। क्या टीम की परफॉर्मेंस बुरी है या फिर मिसबाह की हिकमत अमली? अब जरा मिसबाह के रिकॉर्ड्स का मवाजना पिछले कोच मिकी आर्थर से कर लेते हैं। तो जनाब, मिकी आर्थर की कोचिंग में टीम ने 37 T20 मैचेस खेले, जिसमें से 30 पाकिस्तान ने जीते और सिर्फ 7 में उसे शिकस्त हुई। इसके बरक्स मिसबाह की कोचिंग में टीम अब तक 17 T20 मैचेस खेल चुकी है, सिर्फ 7 जीते हैं और 8 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। टेस्ट की बात करें तो मिकी आर्थर की कोचिंग में टीम ने 28 मैचेस खेले हैं, 10 जीते हैं और 17 में उसे शिकस्त हुई है, जबकि 1 मैच ड्रॉ हो गया था। अब मिसबाह के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो टीम 10 में से 2 मैचेस ही जीत पाई है, 5 में नाकामी हुई है और 3 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। मिकी आर्थर की कोचिंग में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जो बहुत बड़ी कामयाबी थी, मगर मिसबाह उल हक की निगरानी में टीम अब तक सिर्फ 5 वनडे मैचेस ही खेल पाई है। 4 में उसे कामयाबी हुई है और 1 में जिम्बाब्वे ने उसे शिकस्त दी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, और प्रोग्राम का ये लास्ट सेगमेंट है, तो जल्दी जल्दी अपनी स्टोरीज़ के ऊपर आते हैं और बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करते। PSL के 6ठे एडिशन की ड्राफ्टिंग तकरीब गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर में हुई है। ड्राफ्टिंग तकरीब में सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने अपने दोस्त और रोटी गैंग के रुकन हसन अली का इंतखाब किया। शानदार परफॉर्मेंस रही है हसन अली की, वैसे अभी भी, और कमबैक किया उन्होंने पाकिस्तान टीम में। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल और टॉम बेंटन और सप्लीमेंट्री में डेल स्टेन को मुंतखब किया है। जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन डेविड मिलर प्लैटिनम कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी के हो गए हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने क्रिस लेन का इंतखाब कर लिया है, जबकि लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम में राशिद खान और सप्लीमेंट्री में जो डैनली का इंतखाब किया है। कि PSL पाकिस्तान का ब्रांड है और हम उम्मीद करते हैं कि अब जब PSL होगा तो लोगों को, यानी तमाशाइयों को भी ग्राउंड में अलाउ किया जाएगा और वो जाकर भी मैच को देख सकें, एंजॉय कर सकें। कुछ जल्दी से बात कर लेते हैं इंटरनेशनल इवेंट की भी। तो न्यूजीलैंड विमेन टीम की कप्तान सूफी डिवाइन ने विमेन टी20 में तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल कर लिया है। 9 छक्के जनाब, 9 चौके। सूफी डिवाइन ने 36 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। सूफी डिवाइन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ज़रूर बनाया, मगर वो इसका जश्न ना मना सकी। क्यों? क्योंकि जब छक्का लगाकर सेंचुरी उन्होंने बनाई तो गेंद क्राउड में बैठी नन्ही बच्ची के चेहरे पर जा लगी।
सूफी डिवाइन ने जब ये देखा तो वो पिच पर ही बैठ गईं। उनके चेहरे पर मायूसी आया थी, परेशानी नजर आ रही थी। जैसे ही मैच का इख्तिताम हुआ तो सूफी डिवाइन सब कुछ छोड़ छाड़ कर बच्ची से मिलने गईं, बाउंड्री वॉल क्रॉस की और नन्ही बच्ची की खैर खैरियत उन्होंने दरियाफ्त की। कहते हैं कि टैलेंट किसी की मिरास नहीं है, ये अपनी जगह दुरुस्त है, मगर ये भी हकीकत है कि गुर्बत कभी कभी टैलेंट के रास्ते में रुकावट बन जाती है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुर्बत को शिकस्त देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं और आइंदा नस्लों के लिए मिसाल बन जाते हैं। ऐसी ही एक एथलीट से मिला रही हैं हमारी नुमाइंदा जमजम सईद। पहले आपको सुमेरा की मुश्किलात की कहानी दिखाते हैं, फिर जमजम से भी बात करेंगे और सुमेरा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी। लियारी माजी में जहां मंशियात की खरीद और फरोख्त के लिए बदनाम था, वहीं कराची की इस कदीम आबादी ने ऐसे जवाहरात भी दरियाफ्त किए कि जिनकी चमक ने पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मगर कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। बाहिम्मत मुसलसल मेहनत और लगन से कामयाबी पाने वाली ये है 16 साला सुमेरा, जो लियारी की ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की चैंपियन है। मैं इस वक्त लियारी के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर नेशनल चैंपियनशिप जीतने वाली सुमेरा का घर है। सुमेरा आखिर किन हालात में गुजारा कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं। कौन? 6,000 से किसका घर का गुजारा होता है, जो मैं गुजारा कर रही हूँ। जब मैं रेस जीत कर आती हूँ, मुझे कुछ पैसे मिलते हैं तो मैं मैं सोचती हूँ कि घर का खाने तक इतना वो अच्छा नहीं खाते, इसलिए मैं बाहर से खाना लेकर आती हूँ उनके लिए कि वो आज बाहर का खाना खाए। कोई तो ऐसा बंदा होगा जो हमारी मदद करे कि हमने देखो इतना, मेरे पास साइकिल नहीं है, ये भी मुझे किसी ने दी है। कहा जाता है कि इंसान में अगर सलाहियत हो तो फिर हालात कैसे ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही वजह है कि गुर्बत और मुफलिसी शायद इसीलिए सुमेरा का रास्ता नहीं रोक पाई, क्योंकि उसके इरादे मजबूत थे। कैमरामैन कासिम रईस के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। तो आपने ये शानदार रिपोर्ट देखी। जमजम सईद जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और साइकिलिंग चैम्पियनशिप की फातेह हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा। आपको बहुत बहुत दोनों को खुशामदीद। सुमेरा, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी इतनी कम उम्र में। बेटा आपने ये कैसे आपने कर लिया? ये आपने साइकिलिंग पहले तो बताओ सीखी कैसे, और आपके पास तो साइकिल थी भी नहीं, फिर इतना बड़ा आपने कामयाबी इतनी बड़ी कैसे हासिल की? साइकिल जो थी मेरे पापा ने मुझे बचपन में ही दिलाई थी, मेरे भाई की थी। उसी पे मैंने मतलब अपने कोच के पास गई, देखती थी मेरी कज़न जो अनीसा है वो साइकिलिंग करती थी। तो मेरे चाचू ने मुझे भी पूछा कि आप भी साइकिल चलाती हो तो आप भी चलाओगी मेरा साइकिल? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर मैं भी चलाऊंगी। तो फिर उसने मुझे परमिशन दी, तो फिर मैंने भी स्टार्ट किया। पहले मैं कोच के पास गई कि कोच मैं भी आपके पास साइकिल सीखना चाहती हूँ। पहले मैं गई, मतलब कोच मुझे ले जाना चाहते थे, मतलब सीबीओ मैं अकेली थी, मेरी कज़न ने मुझे साइकिल दी, उसी की साइकिल पे मैं पहली दफ़ा गई थी। अच्छा। हाँ गई, लेकिन मैं 2-3 दफ़ा गिरी, सामना किया, गाड़ियाँ वगैरह थी, थोड़ा मुश्किल हुआ, लोग थे बहुत बुरा भला कह रहे थे, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी। मैंने कहा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, लोगों की नहीं सुननी है, इसीलिए वहाँ पर मैं गई थी और फिर मैंने स्टार्ट कर लिया अपनी साइकिल। तो ये कितनी एज में आपने स्टार्ट की थी बेटा? मैंने 15 में। अच्छा 15 में, और आपको 1 साल में ही आपने ये मार्का सर कर लिया। वेरी गुड, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जमजम, आप कहाँ से इनको ढूंढ के लेकर आई हैं भाई, और ये तो बहुत बड़ी स्टार है हमारे लिए। अच्छा, बेसिकली कि मेरा अपना ताल्लुक भी जो है वो लियारी से ही है। अच्छा। तो जी बिल्कुल, ली मार्केट में मेरा घर है और कलाकोट से कुछ ही फासले पर इनका घर था। तो ये अक्सर मेरे घर के पास से गुजरती थी, जब मैं ऑफिस से जाती थी तो मैं देखती थी कि ये घर के पास से गुजरी होती थी अपने कोच के साथ। तो एक दिन मैंने इन्हें रोका और कहा कि आप कहाँ से आ रही हैं, आपको मैं रोज़ यहाँ से देखती हूँ। तब उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली ये कोच के साथ डेली बेसिस पर जाती हैं, लियारी से सीवीयू साइकिलिंग करते हुए जाती हैं और साइकिलिंग करते हुए जो है ये प्रैक्टिस करती हैं और फिर ये वापस आती हैं। तब मैंने इनसे बात की, फिर इन्होंने मुझे बताया कि जो है वालिदैन इनके हयात नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। फिर इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि नेशनल चैम्पियनशिप जीत चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये साइकिल से महरूम है। साइकिल से महरूम जी बिल्कुल। लेकिन सुमेरा, आप मुझे ये बताएं कि बड़ी हैरत की बात है कि लियारी से आप एक ऐसे इलाके से जहाँ पर जराइम की ख़बरें तो हम सुनते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में हम फुटबॉल की बात सुनते हैं, बॉक्सिंग की बात सुनते हैं, साइकिलिंग की भी हमारे पास ख़बरें आती हैं, लेकिन एक ऐसे इलाके में आप चूँकि ख़ातून हैं,
किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको, कोई तंग तो नहीं करता? होती है परेशानी जब बाहर निकलते हैं तो लोग बुरा भला कहते हैं कि आप लड़की हैं, आप घर पे बैठ जाएं, आपको क्या करना है साइकिलिंग करके, शादी करके घर अपने चले जाएं। अच्छा, आप क्या करेंगी साइकिलिंग करके? मैंने कहा नहीं, अभी मेरी उम्र तो नहीं है शादी की, लेकिन मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक है, क्योंकि मैं अपने मुल्क के लिए, कि अपने पाकिस्तान और अपने लियारी का नाम रोशन करना चाहती हूँ। वेरी गुड। और अपने भाई बहन का सोचा, इसलिए मैंने उनके लिए लोगों की नहीं सुनी, अपने दिल की सुनी और अपने पाकिस्तान के लिए कुछ सोचा मैंने। सही सही। अच्छा, साइकिलिंग चैम्पियनशिप के तो आपने एजाज़ हासिल कर लिया, आप चैम्पियन बन गई। अब आगे मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं और किस तरह से आप, चूँकि ज़ाहिर है हमने देखा भी, आपकी रिपोर्ट में भी देखा कि आपके वालिदैन नहीं हैं, कोई ज़रिया मौश भी आपका नहीं है, तो फिर कैसे इसको कंटिन्यू करेंगे? तो थोड़ा महंगा शौक़ है, हम देखते हैं कि प्रोफेशनल जो साइकिल है वो तो बहुत महंगी आती है, कितने की आती है ये भी बताएं, और कैसे आप इसको अचीव करेंगे फिर आगे आप मुस्तकबिल के अपने प्लान्स को? बस अचीव ये करना चाहती हूँ कि कोई मेरी मदद करे, तो फिर मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे घर का किराया 6,000 रुपये, उससे मैं घर चलाऊँ या मतलब अपने ज़रूरतें पूरी करूँ या भाई बहनों को पढ़ाऊँ या खुद पढ़ूँ, इससे मेरी 6,000 से कुछ भी नहीं होता, आप समझ सकते हैं। मैं कहती हूँ कि कोई मेरी मदद करे ताकि मैं उन पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूँ। मैं नेशनल चैम्पियनशिप जीत चुकी हूँ, फिर भी मेरे पास अपनी साइकिल नहीं है, वो भी मुझे सिंध एसोसिएशन ने दिलाई है, उन्होंने मुझे दिलाई। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी अपनी साइकिल हो, मैं उनके लिए और मेरी कोई मदद करे, मुझे साइकिल ला कर दे, मेरी और भी कुछ मदद करे मेरे भाई बहन के लिए। मैं भी यही करना चाहती हूँ। अच्छा, ये तो इन्होंने अपील कर दी, और इतना शानदार आप एक टैलेंट ढूंढ के लेकर आई हैं जमजम, इस पे भी आपको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी कि किस तरह से इनकी मदद की जा सकती है? देखिए, मैं तो यही कहूँगी, जब मैं इनके घर पे गई तो मुझे तब पता चला कि इनके वालिदैन जो हैं वो हयात नहीं है, और वालिद ने जो है एक घर छोड़ा था डबल स्टोरी, जिसमें जो ऊपर वाली मंजिल पे इन्होंने किराए पे दिया हुआ, और नीचे वाले, आपने रिपोर्ट में हाल तो देख ही लिया होगा उस घर का भी, तो 6,000 उन्हें किराया मिलता है वहाँ से। और उस 6,000 में ये 4 बहन भाई हैं, जिसमें से इनके एक बड़े भाई हैं जिसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये बड़ी मुश्किल होती है। जब मैंने वहाँ पर देखा कि किस तरह ये मैनेज करिए, मुझे तो समझ ही नहीं आई, क्योंकि 6,000 और 1 महीना किस तरह से गुजार रही हैं, ये बिल्कुल वाकई मुझे समझ नहीं आई। इन्होंने ये भी मुझे बताया कि प्राइवेट स्कूल में इनकी बहन पढ़ती थी, लेकिन फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी चूँकि, इसलिए इन्होंने फिर गवर्नमेंट में शिफ्ट कर दिया। वहाँ से भी बहन की पढ़ाई का बड़ा नुकसान हुआ, खुद ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं। अच्छा। तो ये मुझे यही कह रही थी कि मैं समा के प्लेटफॉर्म से स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि कोई हैं जो इनकी मदद कर दें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साइकिल भी इनके पास अपनी नहीं है, घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और अफोर्ड ये बच्ची बिल्कुल नहीं कर सकती। अच्छा, इस वक्त जो आप साइकिल चला रही हैं वो कितने की है, और जो आपको प्रोफेशनल साइकिल चाहिए वो कितने की है, कुछ आइडिया है वो? जो मेरे पास साइकिल है, जो मुझे सिंध एसोसिएशन ने दिला कर दिए, वो 1,20,000 की है। अच्छा अच्छा, तो आपके पास वो है अभी? हाँ, ठीक है, उसी पे मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। चलें जी, नेशनल चैम्पियन हैं साइकिलिंग की सुमेरा हमारे साथ मौजूद थीं, और जमजम सईद जिन्होंने इनको ढूंढा वो भी हमारे साथ मौजूद थीं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, और हमारी दुआएं सुमेरा आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और इसी तरीके से, चूँकि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, जितनी आप भी इनको सपोर्ट कर सकें ज़रूर करें, चूँकि अगर ये कामयाब होंगी तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। प्रोग्राम से अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर अल्लाह ने के बाद।